अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले वाले जो तीन लेक्चर्स हैं वो ले लिए होंगे। अच्छा भाई, इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। एक तो हम लोग जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी हिस्ट्री है जी? ये इंडो पाक हिस्ट्री है, ठीक है। इंडो पाक हिस्ट्री में हम 712 से लेके 2026 तक की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे, नंबर वन। नंबर टू में जो आप पढ़ रहे हैं वो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ के अंदर जो है वो हमने क्या किया है, 8 तारीख से हमने स्टार्ट किया है और अभी तीन लेक्चर्स मैथ के हो चुके हैं, ठीक है। और आज इसका फोर्थ लेक्चर होगा। तो मैं आप सब लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग साथ साथ जो है वो मैथ्स भी करते जा रहे होंगे। जो जो चीजें हमने की हैं वो साथ साथ करते जा रहे हैं, बिकॉज इसके बाद जब मैंने आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं तो अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद अगर नंबर थ्री पे बात की जाए तो हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, जीके थ्रू पास्ट पेपर, ठीक है। इसके भी तीन लेक्चर्स हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे अगर आप देखें तो आप लोगों को कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं वो डेली दो पास्ट पेपर्स या अराउंड 200 एमसीक्यूज आप लोगों को शेयर किए जा रहे हैं। आप लोगों को तकरीबन डेली 200 एमसीक्यूज शेयर किए जा रहे हैं। इनका पर्पस क्या है बेटा? इनका पर्पस ये है कि ये आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर करने हैं और वीकली संडे को इनका टेस्ट हुआ करेगा। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग जो है वो अलाइंड रहें। हालांकि अगर आप गौर करें तो इसमें जीके जो पास पेपर्स वाला सेशन है, लेक्चर है, ये इस पैकेज में इंक्लूड नहीं था। इसमें जो पास पेपर के टेस्ट हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं थे। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग, चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो आपकी थोड़े टाइम में तैयारी हो जाए और आप लोग जो है वो टेस्ट पास करने के काबिल हो जाए। बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट कि हमारा काम जो है वो सिर्फ इतना है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें कि आप लोगों को एक दफा सारे के सारे सिलेबस में से गो थ्रू कर दें। ये मेरा हरगिज भी कभी भी किसी भी सेशन में मेरा ये पर्पस नहीं होता, बल्कि मेरा ये पर्पस है कि आप इस सेशन को जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से गो थ्रू हो और उसके बाद आप टेस्ट भी पास करें, आप इंटरव्यू तक भी जाएं, ठीक है। और इंटरव्यू के पास इंशाल्लाह जो है वो आप लोग जो है वो सिलेक्ट भी हो। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं तो बेटा ये जो 2 महीने हैं आगे आपके पास एग्जाम में, इसमें इसमें जो है ना वो अपनी सीरियसनेस शो करें, ठीक है। और अगर जो है वो आप ये समझ रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन में रहते हुए कि ठीक है दिन में 2-3 घंटे पढ़ लिया, टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो भी खैर है, कोई बात नहीं है बेटा, इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको अपने दोस्तों की महफिलें छोड़नी पड़ेंगी, आपको फैमिली इवेंट्स गैदरिंग्स जो है वो छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। अपनी स्टडी को नंबर वन प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का टाइम, खाने पीने का टाइम और सोने का टाइम, इसके अलावा जो भी टाइम है वो आप अपनी स्टडी के ऊपर स्पेंड करें तो आप पास होंगे। नहीं, जुलाई में नहीं है बेटा, जुलाई में। हाँ भाई, मेरी आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है? बाकी लोग भी बताएं। 2 महीने हैं आपके पास, उसकी टेंशन ना लें, वो कम से कम 2 महीने हैं आपके पास। खास तौर पे वो वाले बच्चे जो कि, ओके, खास तौर पे अगर अगर एफआईए की बात करें तो एफआईए का अगस्त के स्टार्ट में होना है, ठीक है। अगर जुलाई में भी होता है तो भी हमारा इंशाल्लाह सिलेबस कवर है। अगर बाकी डिप्टी अकाउंटेंट है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसके लिए आपके पास आराम से 2 महीने है, कंफर्टेबली यू हैव 2 मंथ। बेटा आप जिन जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो अपना इंटरनेट चेक करें, बिकॉज बाकी लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरे पास जो है वो इंटरनेट बिल्कुल सही काम कर रहा है। आपके अपने इंटरनेट का इशू है। आवाज में जो डिस्टॉर्शन है वो दो वजह से हो सकती है, या मेरा इंटरनेट का इशू हो या आपका हो। तो इस वक्त आपका इंटरनेट इशू है, क्योंकि अगर मेरा इशू हो तो फिर सब लोगों को डिस्टॉर्शन हो। तो बेटा आज का जो है लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता दूं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम की आमद से, जो कि 712 में यहाँ पर आया। उसके बाद हमने ये देखा कि उसके बाद जो है वो यहाँ पर गजनवी आए। गजनवी के बाद कौन आया जी? गौरी आए। और गौरी जो है वो 1206 में उसको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ और ये दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक कायम रही। देन जो है मुगल रूल ने आके दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने डिफीट किया। उसके बाद मुगल इरा में हमने देखा कि 1526 से लेके 1707 तक 6 बड़े मुगल किंग, 6 मुगल किंग्स जो हैं उन्होंने सल्तनत को जो है वो बहुत ज्यादा वसी किया, बहुत बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की, ठीक है। और सल्तनत को जो है वो बहुत फैलाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ग्रेट मुगल्स खत्म होते हैं औरंगजेब आलमगीर के बाद, तो फिर लेटर मुगल्स आ जाते हैं। दिस इज अ लेटर मुगल इरा, ठीक है। ये तादाद में तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे के सारे इनकॉम्पिटेंट हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इनसे सल्तनत जो है वो छीनी जाती रही। अगर आप 1707 की बात करें तो बेटा आप लोगों के पास 1707 में मुगलों
के पास जो है वो सारे का सारा हिंदुस्तान था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे का सारा हिंदुस्तान 1707। अगर हम बात करें 1764 की, ठीक है, तकरीबन कोई 57 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, यानी 1707 के तकरीबन 57 ईयर्स के बाद मुगल एम्पायर जो है वो सिर्फ ये रह गया था, ये वाला, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुगलों ने कितनी तेजी के साथ अपना सारे का सारा जो सल्तनत है, जो असासा है, उसको खो दिया, ठीक है। और एक 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 करके तमाम जो इलाके थे जो इन्होंने हासिल किए थे, जो फतूहात हासिल की थी, वो इनसे अलहदा होते गए और अपने इंडिपेंडेंट रूल का ऐलान करते चले गए। तो आज जो है वो हम इसी दौर को डिस्कस करेंगे जो 1707 से स्टार्ट होता है। इसमें जो है वो देखें जी, मराठा अंपायर की बात करेंगे। बेटा इसको मराठा अंपायर को अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये यहाँ पे नजर आता है, मराठा वसाई लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला राजपूत स्टेट थी ये वाली। ये सारे का सारा जो है ये क्या है, दिस इज मराठा अंपायर, जिसको आपने मुताला पाकिस्तान की किताबों में मरहट्टे पढ़ा होगा, ठीक है, ये वही वाले हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मौजूद थी एक स्टेट, इसको शिवजी ने स्टेब्लिश किया था। मेजर ब्रोक डाउन ऑफ पावर, यहाँ पे इनकी ये जो स्टेट है ये खत्म कैसे हुई है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। पानीपत की दो लड़ाइयां तो हम पढ़ चुके थे, ये तीसरी जंग है। एक तरफ मराठास थे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी। और ये जंग कब लड़ी गई थी, 1761 में। असल में हुआ ये था कि शाह वलीउल्लाह उस जमाने के एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने खत लिखे अहमद शाह अब्दाली को। ये अफगान रूलर था, वहां पे एक छोटी सी स्टेट थी इसकी, ये एक तरह का वॉर लॉर्ड था। उसको बुलाया, इन्होंने कहा कि जी यहाँ पे आके जो है वो हमारी इन मरहटों से जान छुड़ाएं या मराठा से हमारी जान छुड़ाएं। तो ये उस उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर आए थे और आके यहाँ फिर इन्होंने जंग लड़ी। तो पानीपत की जो तीसरी जंग है, इसमें मराठास जो है एक तरफ थे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है उनको फतह हासिल हुई, ठीक है। शिव जी जो है ना, असल में ये काफी स्ट्रॉन्ग लीडर थे, लेकिन बाद में जो आने वाले लीडर है वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे। जी जी, पानीपत इंडिया के अंदर ही है, पानीपत हरियाणा में है, ये इंडियन पंजाब। अच्छा भाई, आफ्टर शिवजी देयर वाज अ डिक्लाइन इन मराठास एम्पायर बट देन केम एक बालाजी आ गए। शिवजी के बाद ये बालाजी जो है ये भी एक अच्छा रूलर था, ये एक बहुत बहुत बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, ये प्राइम मिनिस्टर था इस एम्पायर का, ठीक है, अच्छा रूलर भी था। और वेरी टफ टाइम दिया इसने मुगल को, ठीक है। बट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, लेकिन मुगलों के जाने के बाद जो है पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो है ये डट के मुकाबला नहीं कर सके, बल्कि उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठा अंपायर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में इसके ऊपर हमला करके इस पे कब्जा कर लिया। इस तरह से मराठा एम्पायर जो है वो किसके पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों बंगाल की। बंगाल की टाइमलाइन का अगर आप जिक्र करें तो एम्पायर एनेक्सेशन ऑफ बंगाल, मुगलों ने 1574 में इसको अनेक्स किया, ठीक है। अनेक्स का मतलब है इस पर कब्जा किया। और 1724 1724 तक ये मुगलों के पास ही रहा, ठीक है। 1574 का ये जो दौर है ना, ये अकबर का दौर है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अकबर के दौर में मेजर एनेक्सेशन हुई हैं और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर मुगलों का जो रूल है वो कायम हो गया। लेकिन 1724 में चूंकि सारे के सारे जो असल मुगल रूलर थे वो सारे के सारे चले गए, जो बाद वाले थे वो बहुत ही नाअहल किस्म के बंदे थे, और उनसे जो है वो ये सल्तनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाती रही। ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, ठीक है। कब से कब तक, 1574 से लेकर 1724 तक। और बंगाल जो है वो बड़ी एक रिच स्टेट थी, ठीक है, एक तो बहुत बड़ा एरिया था और एक बहुत बड़ी रिच स्टेट थी ये। ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ बंगाल ये कब डिक्लेयर हुई थी, 1724 में। अब 1724 आता है तो यहाँ का एक था मुर्शद कुली खान, उसने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि हम अब इंडिपेंडेंट रूलर हैं, अब हम मुगलों के अंडर नहीं है। बच्चों जब ऐसी सिचुएशन होती थी ना, तो उस वक्त जो मेन जो रूल करने वाले हैं उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो उनके इंडिपेंडेंट रूल को मान लें या फिर फौज लेके उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। तो मुगल जो है वो इस काबिल थे नहीं कि वो जाके उनसे लड़ाई कर सकते, तो आखिरकार इन्होंने जो है वो इनके रूल को मान लिया। तो यूं इस तरह से 1724 से लेके 1757 तक, 1757 तक मुर्शद कुली खान और उसके बाद में आने वाले जो रूलर्स हैं वो बंगाल के ऊपर हुकूमत करते रहे, यहाँ तक के सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन गया बंगाल का 1756 में। नवाब सिराजुद्दौला जो है वो बड़ा बहादुर आदमी था, बड़ा अच्छा रूलर था। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अगले ही साल ब्रिटिशर्स ने इस पे हमला कर दिया 1757 में। बंगाल के पास बहुत बड़ी फौज थी, ठीक है, बट हुआ ये कि अपने लोगों की, अपना जो कमांडर था इनका, उसकी गद्दारी की वजह से बंगाल जो है वो इस जंग में हार गया। इस बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल को क्या हुआ, शिकस्त हुई। आफ्टर दिस वॉर बंगाल केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।
ब्रिटिश एम्पायर के अंडर चला गया। बंगाल के अंदर ब्रिटिशर ने अपनी प्रेसिडेंसी कायम की है 1757 यानी वॉर ऑफ प्लासी से लेकर 1947 यानी 1947 तक, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई तब तक ये कायम रही, ठीक है। और ये दौर जो है ये ब्रिटिशर के अंडर रहे। बैटल ऑफ प्लासी का थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा भाई, ब्रिटिशर को जो है ना बंगाल ने सबसे पहले टैक्स कंसेशंस दी थी, ठीक है। बंगाल को जो ये खतरा था कि ये ब्रिटिशर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने इस खतरे से अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपको टैक्स कंसेशन चाहिए आप ले लें। यानी वो बाहर से जो चीजें अपनी लेके आते थे उनके ऊपर टैक्स नहीं होता था, लेकिन जो यहाँ के लोग बना के वो चीजें बेचते थे और यहाँ अदर यूरोपियन जो है वो लेके आते थे। यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे बच्चों, यहाँ सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, यहाँ पे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी इस, और उसके अलावा आपको ब्रिटिशर्स का तो पता ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो इन सब के ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे या जो लोकल लोगों के ऊपर टैक्स लगाए गए थे वो ब्रिटिशर पे नहीं लगाए, बिकॉज वो सबसे ज्यादा पावर में थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी मोनोपोलीज कायम होना शुरू हो गई और उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे अपने कारोबार स्टैब्लिश किया बल्कि साथ में अपनी फौज जो है उसको स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। फॉर द सेम रीजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश मोनोपोलीज यानी उजारादारी कायम करना शुरू कर दी ना। देखिए जारी बात है, एक चीज पे टैक्स नहीं है वो सस्ती होगी, लोग सारे खरीदेंगे, जिसकी चीज महंगी है उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से ट्रेड के ऊपर इनकी उजारादारियां जो है वो कायम होगी। इसी तरह से ये स्ट्रांग होते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारे के सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। औरंगजेब आलमगीर का जो अगर दौर अगर देखा जाए ना, औरंगजेब आलमगीर का दौर कौन था, ये आखिरी, अगर ग्रेट मुगल देखें तो उनमें से आखिरी रूलर था, ठीक है। तो औरंगजेब आलमगीर ने जो है इनके ऊपर 3.5% टैक्स लगाया था, लेकिन इन्होंने वो टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब आलमगीर ने इनकी फैक्ट्रियां बंद कर दी। फिर ये आए, इन्होंने अपोलोजाइज किया और इन्होंने कहा कि जी हम टैक्स पे करने के लिए तैयार हैं, बट राइट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर ये दोबारा इन्होंने टैक्स पे करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी इंटेंशन जो है वो पहले से ठीक नहीं थी। लेकिन जी बैटल ऑफ प्लासी का थोड़ा सा और अहवाल आपको बता देता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी बच्चों एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली इसमें ब्रिटिशर्स को। डिसाइसिव यानी कि जिसमें डिसीजन हो गया कि ब्रिटिशर जीत गए, बंगाली या बंगाल के लोग जो है वो हार गए ओवर अ मच लार्जर फोर्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। बेचारा नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ी फौज थी, फ्रेंच का ये अलाइज भी था, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है या फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी उसका इत्तेहादी भी था ये, ठीक है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जंग जो है वो ना जीत सका। क्यों नहीं जीत सका वो आगे बताता। 23 जून 1757 को, ठीक है, एक तरफ था लॉर्ड क्लाइव और दूसरी तरफ था नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो जो बैटल ऑफ प्लासी है ये किस किस के दरमियान लड़ी गई। तो बच्चों एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला था और दूसरी तरफ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और ये भी सवाल पूछा जाता है आप लोगों से कि ये कब लड़ी गई, तो 23 जून 1757 1757 में। अब ये जंग जो है वो ये जो सिराजुद्दौला है ये हारा क्यों, ठीक है। तो ये मीर जाफर एक शख्स था, इसका कमांडर था। अब आप देखें अगर किसी फौज का कमांडर ही जो है वो गद्दार हो जाए तो वहां पर क्या किया जा सकता है। उसने गद्दारी कर दी और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गया। नवाब सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी कत्ल कर दिया गया, उसको सजाए मौत दे दी गई 2 जुलाई 1757 को। और इस तरह से बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या हुआ, जब बंगाल पे कब्जा हो गया तो यहाँ पे मीर जाफर को खुश करने के लिए उसको तोहफे के तौर पर मीर जाफर को उसको यहाँ का नवाब बना दिया गया। अब जो मीर जाफर है ना उसने इधर उधर था तो गद्दार आदमी, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के साथ भी ये सिंसियर नहीं था। तो उसने इधर इधर जो बाकी कंपनीज थी ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच है या बाकी है, उनसे भी ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर को इस बात का पता लग गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका ही एक भतीजा था और इसका सन इन लॉ था, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम इसको क्या किया, इसको इसका डिप्टी बना दिया, ठीक है, ये यानी सेकंड नवाब बना दिया इसके अंदर। और इसका पर्पस ये था कि मीर कासिम जो है वो मीर जाफर के ऊपर नजर रखेगा और ब्रिटिशर्स को बताएगा कि ये बंदा काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मीर कासिम ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक क्या हुआ कि इन्होंने मीर जाफर को हुकूमत से हटा दिया, ठीक है, मीर जाफर को हटा दिया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट में क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। उन्होंने कहा तुम जो है वो एक रिलायबल पर्सन हो, तुम आज से यहाँ के नवाब। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि मीर कासिम से भी ये खुश नहीं थे, ठीक है। इनको मीर कासिम के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट क्यों नहीं था, वजह ये थी उन्होंने कहा कि जो जो अपने लोगों के साथ गद्दारी कर सकते हैं वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपनी अपनी अपने कौम के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी मट्टी के साथ जो गद्दार होते हैं वो सारी बात है फिर वो गद्दार ही होते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बंदा भी ठीक नहीं है।
अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने दोबारा इसको कहा कि तुम रिजाइन करो, और मीर जाफर को ये कहा, उन्होंने कहा मीर जाफर ठीक है कि तुम जो है वो दोबारा नवाब बन जाओ अगेन। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो मीर कासिम जो है इसने रिजाइन करने से इनकार कर, इसने कहा जी मैं अब रिजाइन नहीं करूंगा, ठीक है, अब मैं आपसे जंग करूंगा। वो जो जंग है वो कौन सी थी? दिस वाज बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये 1764 में लड़ी गई। ये बक्सर जो है बिहार के अंदर, इंडियन स्टेट है बिहार, वहां पर एक छोटा सा टाउन है, वहां पर ये जंग लड़ी गई। मीर कासिम जो है एक तरफ था नवाब ऑफ बंगाल, और दूसरी तरफ कौन था जी? ब्रिटिशर से, जिनको हेक्टर मनरो जो है वो लीड कर रहा था, हेक्टर मनरो। अब मीर कासिम को जो है वो कुछ ना कुछ सपोर्ट भी हासिल थी, ठीक है, इसीलिए तो मीर जाफर ने जंग का ऐलान किया। अदरवाइज जो है वो इतना इतना स्ट्रांग नहीं था कि ये जंग कर सकता था। इसको एक नवाब ऑफ अवाध था, शुजा दौला, एक तो उसकी अवाध जो है ना, ये उस जमाने की एक रियासत थी, ओद या अवाध इसको कहते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। इस रियासत का ये जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसने भी जो है वो अपनी फौजें भेजी। इसी तरह से उस जमाने में मुगल रूलर जो था ना वो शाह आलम टू था, इसने भी जो है वो इसकी मदद की। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ब्रिटिशर जो है वो इस जंग को जीत गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स वॉन। और फिर जो पीस ट्रीटी हुआ उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में हुआ। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या था आपको अगली स्लाइड्स पे बताता हूँ। तो यहाँ तक ये बैटल ऑफ बक्सर जो है वो खत्म हो गया। मीर कासिम के बारे में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं? मीर कासिम जो है वो सन इन लॉ था मीर जाफर, और कुछ जगहों पे ये भी बताया जाता है कि उसका भतीजा भी था। मीर जाफर जो है उसको नवाब बनाया गया बंगाल का एज ए गिफ्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने गद्दारी की थी नवाब सिराजुद्दौला के साथ, जाहिर बात है उसको नवाजना भी जरूरी था। तो बंगाल जो है वो आफ्टर प्लासी, यानी वॉर ऑफ प्लासी के बाद फिर बंगाल की क्या सूरत हाल, ठीक है, तो मीर जाफर जो है वो फर्स्ट डिपेंडेंट रूलर बन गया बंगाल का, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब बंगाल को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मीर जाफर को हुकूमत दे देते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये टैक्स भी देगा, बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं जो वो चाहेंगे, यहाँ की मादनियात है, यहाँ की एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, वो सारी की सारी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगी। तो जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी वही मीर जाफर करेगा। तो कंपनी सोन बिकेम सस्पिशियस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि उसकी जो है ना उसके टाइज थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी फ्रेंच वाली और बाकी जो रिमेनिंग थी यहाँ पे, उन सब के साथ इसके टाइज थे। दैट्स वाई जो है ब्रिटिशर जो है उनको इस पे शक हो गया। डच बेटा नेदरलैंड से है, ये नेदरलैंड की जो कंपनी थी ना उसको डच कहते हैं, जो नेदरलैंड के लोग हैं उनको भी डच कहा जाता है। कंपनी अपॉइंटेड हिज नेफ्यू मिस्टर कासिम, सॉरी मीर कासिम जो है उसको लगा दिया गया, ठीक है, और इसका डिप्टी, और ताकि इसके ऊपर नजर रखे, ठीक है। लेकिन मीर कासिम जो है उसने जब इंफॉर्मेशन दी तो मीर जाफर को डिसमिस कर दिया गया 1760 में, और उसकी जगह मीर कासिम को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन मीर कासिम के ऊपर भी कंपनी को ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। जब उसको डिसमिस किया गया तो इन्होंने ऐलान जंग कर दिया। जाफर वॉज रिस्टोर्ड एज ए नवाब बाय द कंपनी इन 1764। Mir Qasim refused to accept this and went into the war and was killed on 5th February 1765। तो वो अपनी फौज वगैरह इकट्ठी करके ले आया, फिर 1765 में जंग हुई, और उसके बाद फिर मीर कासिम को कत्ल कर दिया गया। अच्छा भाई, इस जंग के बाद जो है जो पीस ट्रीटी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड ऑन 16 अगस्त 1765। बच्चों ये डेट आपने याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये भी याद रखना है कौन सी जंग के बाद हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, बिटवीन मुगल एम्परर, एक तरफ शाह आलम था, ठीक है, क्योंकि वो भी इसका इत्तेहादी था, और रॉबर्ट क्लाइव इनके साथ, एन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या हुआ, जारी बात है शाह आलम जो है उसको भी शिकस्त हुई थी क्योंकि वो इत्तेहादी था, ठीक है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके जो इलाके थे उस पर दीवानी राइट्स ले लिया। बच्चों दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू या फाइनेंस। इसका मतलब ये है कि इनके जो इलाके थे, शाह आलम के जो इलाके थे, वहां से रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन जो है वो कौन करेगा? ब्रिटिशर करेगा। कौन कौन से इलाकों से? बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, पेड एन एनुअल ट्रिब्यूट 2.6 मिलियन जो है वो ये कहा गया कि आपको शाह आलम को हर साल मिल जाया करेगा। इससे वो अपना खर्चा खुर्चा पूरा कर लें, बाकी स्टेट जो है वो हमारे हवाले करें, आप जो है वो स्टेट चलाने के काबिल नहीं है, ठीक है। और हाँ, कुछ थोड़ा सा इलाका, एक कोरा का एक इलाका था, इलाहाबाद का एक थोड़ा सा इलाका था, वो शाह आलम को दे दिया गया कि ठीक है अब आप वहां पे बैठ के अपनी हुकूमत हुकूमत खेलें। बाकी जो इलाका है वो किसने ले लिया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। अच्छा भाई बच्चों, इसके बाद बात करते हैं मैसूर। मैसूर जो है ना बच्चों, प्रेजेंट डे इनकी एक रियासत है कर्नाटका, यहाँ पर था,
ठीक है। कर्नाटका रियासत के अंदर मैसूर जो है वो जगह थी, मैसूर पूरी एक स्टेट थी, और ये फ्रेंच की अलाई थी, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट की भी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी, एक प्रिंसली स्टेट थी। इन्होंने 4 जंगें लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है, जिनको निजाम ऑफ हैदराबाद भी सपोर्ट कर रहा था, और मराठा, यानी ये निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा जो है ये ब्रिटिशर्स वाली साइड पे थे। इसका मतलब ये है कि मैसूर इस साइड पे था, ठीक है, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, निजाम था। निजाम जो है ना, ये हैदराबाद के जो रूलर थे उनको कहा जाता था निजाम, जो भी आता था उसको निजाम ऑफ हैदराबाद ही कहते थे, और ऑन दी अदर साइड मराठा। तो ये जंग इस तरह से लड़ी गई। असल में ये जो खास तौर पे ये जो निजाम ऑफ हैदराबाद है या हैदराबाद स्टेट है, बच्चों इसका जो रोल है वो बड़ा नेगेटिव रहा। उसकी वजह यह है कि ब्रिटिशर्स को इन्होंने हमेशा ये बताया कि अच्छा अब आपने इस पे कब्जा कर लिया, अब आप ऐसे करें, अब आप ये स्टेट जो है इसके ऊपर कब्जा करें, अब आप इस स्टेट की तरफ जाएं। बल्कि उनको वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते रहे ताकि इनकी अपनी स्टेट जो हैदराबाद है वो बची रहे, ठीक है। तो इन्होंने हर लिहाज से उनको टैक्स भी दिए, उनको जो है वो बाकी जितने भी बेनिफिट्स थे वो भी दिए, ठीक है, उनको कमर्शियल प्रिविलेजेस भी दी। और इसका पर्पज यही था कि हैदराबाद स्टेट को जो है वो बचाया जा सके, और अंग्रेज कभी भी जो है उसके ऊपर कब्जा ना करे। अंग्रेज ने कब्जा भी नहीं किया, सारी बात है, इन्होंने इन्होंने जंग लड़ने के बाद भी तो उनसे टैक्स ही लेना था ना, तो वो टैक्स पहले ही देने के लिए तैयार थे। तो जो स्टेट जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होती थी या आगे से कोई रेजिस्ट करता था, उसके ऊपर ये कब्जा कर लेते थे, उस पर हमला कर देते थे, या उसकी हुकूमत जो है वो तब्दील कर देते थे। तो कहते हैं जी ये जो 4 जंगें हैं इसमें से पहली 2 जंगें किसने लड़ी? हैदर अली ने, ठीक है, और आखिरी 2 जंगें किसने लड़ी? टीपू सुल्तान। तो और ये आखिरी जंग कहाँ पे हुई? सरंगापट्टनम एक जगह है मैसूर में, 1799 में ये आखिरी जंग हुई। इसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है। उस जंग के अंदर ये इट वॉज ए डिसाइसिव बैटल, जिसमें मीर सादिक एक जनरल था टीपू सुल्तान का, जिसने गद्दारी की, और उसकी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। टीपू सुल्तान जो है वो एक बहुत ही बहादुर और बासूल हुक्मरान था, ठीक है। उसने ये कहा, उसने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया स्ट्रेट अवे। उसने ये कहा, ये बड़ा मशहूर कॉल जो है ये टीपू सुल्तान का ही है, जो ये कहता है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, ठीक है। और इसको भी जो शिकस्त है वो किस वजह से हुई है? अपनों की गद्दारी की वजह से। याद रखिएगा, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है इसमें गद्दार कौन था? बेटरे एक्सक्यूज किसने मी किया सर। था? मीर सादिक ने, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर बेटरे किसने किया था? मीर जाफर ने। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, काफी दफा रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ले जी, एंग्लो मैसूर वॉर्स का आपको बता देता हूँ कब कब हुई है। 4 जंगें हुई हैं बच्चों टोटल। पहली 1767 में स्टार्ट हुई और 69 में एंड हो गई, लेकिन कब्जा नहीं हो सका मैसूर पे। ब्रिटिशर्स ने फिर हमला किया इस पे। दूसरी जंग कब हुई? 1780 से लेके 1784 तक, ये काफी लंबी जंग चलती रही। और ये जो पहली 2 जंगें हैं इनमें इनमें मैसूर को कौन लीड कर रहा था? हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान का फादर था, हैदर अली, ठीक है। ये 2 जंगें अगर देखें तो इसमें कौन लीड कर रहा था? हैदर अली, नवाब हैदर अली। और ये जो आखिरी 2 जंगें हैं इसमें कौन लीड कर रहा था? तो नवाब टीपू सुल्तान का जो है वो असल नाम नवाब फतेह अली भी था, नवाब फतेह अली। लेकिन जी टीपू सुल्तान के बारे में कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे, कब पैदा हुआ? 1 दिसंबर 1751 में, ठीक है, 1751 में। दीवान हाली एक जगह थी जो कि बेंगलोर आजकल का है, कर्नाटका स्टेट के अंदर, वहां पर। डेथ कब होती है जी? 4 मई 1799। और ये थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये फोर्थ वॉर थी एंग्लो मैसूर सीरीज की। सरंगापट्टनम वो जगह थी और यहीं पे जो है वो इसको दफना दिया गया। फादर किसका क्या क्या कौन था जी? इसका नाम था नवाब हैदर अली। रियल नेम टीपू का क्या था? सुल्तान मीर फतेह अली, ये इसका असल नाम था। ये सवाल पूछा जा चुका है। इसका टाइटल क्या था? इसको शेर मैसूर कहा जाता था, इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत ही बाहिम्मत और बहुत ही बहादुर इंसान था, ठीक है। ले जी, तो बच्चों आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है। आज के लेक्चर में जो है वो हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि 1707 से लेके 1799 तक किस तरह से जो है वो यके बाद दीगरे एक एक करके अंग्रेज ने तमाम के तमाम जो इलाके हैं उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और इस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत कायम करता चला गया। इसके बाद हम देखेंगे कि पंजाब के ऊपर किस तरह उन्होंने अपना तसल्लुत कायम किया। उसके बाद हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखेंगे, ठीक है, जो इस तरह से अठारह सर सौ आपकी नेक्स्ट सत्तावन क्लास कब होगी हमारे साथ? कवर कर लेंगे। इसके साथ ही बच्चों आज का ये लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा 9 बजे स्टार्ट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।